Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 9th class. Hope you all are fine. Today is 9th May and today is Saturday. It's time to start our English class. Today we are going to do our topic active passive. Before proceeding our topic, it's important to know the important rules of how to convert an active sentence into a passive voice. There is the first rule in front of us, use of third form of word. जब भी हम कोई एक्टिव सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम जुमले का मेन वर्ड, बेस वर्ड, हम उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सेकेंड रूल है हमारे पास चेंज इन पोजीशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. हम जुमले का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट हमारे पास जुमले के स्टार्ट में आ जाता है. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, I am reading a fiction. इस जुमले में I आपका सब्जेक्ट है एंड फिक्शन आपका ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट आपके पास डूअर ऑफ द एक्शन या वो लफ्ज जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जुमले के अंदर. ऑब्जेक्ट आपके पास जुमले का वो वर्ड होता है जिसके मुतल्लिक हम जुमले में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रूल आता है, द प्रेपोजिशन बाय इज प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट. हम बाय प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से पहले लगा देते हैं. अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये आपके पास नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर जो हम एक्शन बताते हैं वो जारी होता है. अब कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट आता है आपके पास सबसे पहले, उसके बाद आपके पास आ जाती है हेल्पिंग वर्ब इज एंड कुड आर. हम इस जुमले के अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ में हम आईएनजी का एडिशन करते हैं. उसके साथ हम लोग एंड पे ले आते हैं ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया. जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे. ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वही चलेगा जो हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज हुआ था. इसके बाद हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में एडिशनल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बीइंग. बीइंग लगाने के बाद हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जो यूजेज है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक रूल है हर पैसिव सेंटेंस का. इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय एंड देन सब्जेक्ट. एग्जांपल देखते हैं हम. I am reading a fiction. It's an active voice sentence. अब इसमें आपके पास देखेंगे हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो I हमारे पास सब्जेक्ट है एंड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. रीडिंग इज आवर बेस वर्ब. आपके पास आर्टिकल आ जाएगा और फिक्शन आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया. जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल आपका फिक्शन जो कि आपका ऑब्जेक्ट है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट बन के. अब फिक्शन, उसके बाद हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा था कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. अफिक्शन इज एम आर. अब इज एम आर का जो यूज है बेटा जी वो आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है. आपके पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल आ जाता है तो आपने आर का इस्तेमाल करना है और एम का इस्तेमाल हमेशा हम आई के साथ करते हैं, जैसा कि आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है. अफिक्शन इज बीइंग हमारे पास कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आ गया रेड. अब यहाँ पर देखें स्पेलिंग इसके हमारे पास रीड के आएंगे. थर्ड फॉर्म हमने पैसिव वॉइस में लानी है तो हम स्पेलिंग रीड के ही लिखेंगे लेकिन इसको पढ़ा रेड जाता है. अफिक्शन इज बीइंग रेड बाय मी. मी आपके पास आई का ऑब्जेक्टिव केस बन के आ गया है मी. इसके बाद हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस के पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे. अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस की आपके पास जो मेजर आइडेंटिफिकेशन होती है
नेगेटिव है। यहाँ पर अब आपके पास जो स्ट्रक्चर है, पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा। अब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो तो उसके अंदर आपके पास सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, तो आपके पास सब्जेक्ट हमेशा जुमले के स्टार्ट में आता है। आपके पास पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है इज, एम और आर, उसके बाद आपने नॉट पुट कर दिए। अब यहाँ पर एक बात इसको जहन में बिठा लें कि जो नॉट का इस्तेमाल है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल लगाया आपने, उसके बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, आईएनजी का इस्तेमाल आता है, देन अगेन ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये है आपके पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब आपने पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को देखना है तो आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, एम और आर। इस एम आर के बाद जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद करते हैं। नॉट लगाने के बाद हमने बीइंग का यूज किया जो कि हमारे पास कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास हर पैसिव वॉइस का मेजर फॉर्म ऑफ वर्ब बनकर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लेस करने से पहले आपने बाय का यूज कर दिया। एग्जांपल देखेंगे हम, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो आई आपके पास आपके सब्जेक्ट बन के आ रहा है, आपके जुमले का नाउन भी है। एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ड ऑफ ऑब्लिगेशन, हेल्पिंग आपके पास जुमले का मेजर वर्ब, बेस वर्ब है। यू आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास प्रोनाउन भी यहाँ पर ये यूज होगा। जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो आपने यू जो आपके पास जुमले का यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, पैसिव सेंटेंस में वो आपके पास जुमले का सब्जेक्ट बनकर आ गया। इसके यू के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया है आर। मैंने आपको बताया था कि आपने इस एम आर का इस्तेमाल अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो आपने आर का यूसेज लाना है। यू के साथ हमेशा हम आर यूज करते हैं। आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया, फिर हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास पैसिव वॉइस में, बीइंग का इस्तेमाल हमने यहाँ पर लिया है। अगेन हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, बाय देन मी। यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय मी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपके पास जुमले के स्टार्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है इज, एम और आर। उसके बाद आपने जुमले में सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट के बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आएगी जो कि आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बेस वर्ब बनकर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपने एट द एंड जुमले में ऑब्जेक्ट लाना है और देन आखिर में आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपके पास अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसका जुमले के इस्तेमाल शुरू में आना और आपके पास यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क जुमले के एंड पर आना, ये दो चीजें, ये दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे आप अपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जुमले में आपके यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है एम आई हेल्पिंग यू। आपके पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया, देन आपके पास सब्जेक्ट है, देन मेजर वर्ब है और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। जब हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब एज इट इज स्टार्ट में आएगा। उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आपने अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्म ऑफ वर्ब आना है यहाँ पर पैसिव सेंटेंस का बीइंग। उसके बाद आपके पास मेजर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा जो कि हर पैसिव सेंटेंस में आप यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन यूज ऑफ बाय एंड एट द एंड सब्जेक्ट। आपके पास जो सेंटेंस बनेगा एम आई हेल्पिंग यू, ये आपके पास का पैसिव एक्टिव सेंटेंस। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय मी। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास P9 आर्ट्स ग्रुप।
Today date is 9th May and day is Saturday. Pre-9th hours time, note of diary, exercise 6.2, question number 13 to 17 on need registers. Let's start question number 13. Question number 13 is a power 5, b power 4, c power 2 divides by a, b, c. Divides by a, b, c. a की पावर आपको नहीं नजर आ रही, इट्स मीन यहाँ पे पावर 1 है जो कि लिखी नहीं जाती लेकिन होती है पावर 1 आपके पास, ठीक है। राइट सॉल्यूशन, रीराइट क्वेश्चन, a power 5, b power 4, c power 2 divides by a, b, c. In fractions a divides by b, इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर दें a by b, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है, ये न्यूमरेटर है, डिवाइड्स बाय ये टर्म हमारी होगी डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर आपके पास ये टर्म होगी, डिनोमिनेटर में आपके पास ये टर्म होगी, आपको डॉट नजर आ रहा होगा, इट्स मीन कि यहाँ पे हर टर्म एक दूसरे के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रही है, जिसको हमने डॉट फॉर्म में इसलिए लिखा है कि हमारे पास कैलकुलेशन करने में आसानी हो। डिवाइड आपके पास आ गया a, b, c, ठीक है। न्यूमरेटर आपका एज इट इज, आप डिनोमिनेटर को आपने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर के साथ। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट होती है, तो आपने कैसे इसको चेंज करना है कि नीचे वाली टर्म अगर आप ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो ऊपर वाली टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर आप ऊपर से कोई टर्म नीचे ला रहे हैं तो वो नीचे वाली टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम पहले ये करते हैं कि हम सारे डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। कैसे करेंगे? जो टर्म आपके पास न्यूमरेटर में है वो तो आपके पास एज इट इज आएगी, डॉट आपके पास जब न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल टर्म आपकी न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी तो अगर आपके पास पावर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, अगर आपके पास जो है नेगेटिव पावर है तो आपकी ऊपर शिफ्ट होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सिंपल, a पावर ऊपर जब जाएगी तो डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगी a पावर -1 के साथ, ठीक है। b की पावर 1 है तो ये ऊपर शिफ्ट होने के बाद -1 हो जाएगी, c पावर 1 है तो ये ऊपर शिफ्ट होने के बाद c पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ब्रैकेट में कंबाइनिंग लाइक टर्म से मुराद हमारी ये है कि जिनकी बेस सेम है आप इनको इकट्ठा लिख लेना है ताकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। बेस सेम वाले आपके पास एक टर्म है a पावर 5, एक है a पावर -1, ठीक है। इनको हमने कंबाइन किया। अब आप देखिए पूरे में आपके पास और कोई आपके पास a पावर के साथ टर्म है, ठीक है, नहीं है, तो इनको आपने कंबाइन नहीं किया। सेम ये प्रोसीजर आपने b के साथ किया, b4 b-1, सेम आपने c के साथ भी ऐसे किया, c पावर 2 और c पावर -1। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 6 थी जो कि हमने सारी लिख ली है। अब आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, मैं आपको फिर बता देती हूँ कि मैथमेटिक्स में आपके पास ऐसी टर्म्स एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रही है जिनकी बेस सेम है, तो आपने इसको कैसे करना है कि बेस को एक रहने देना है, उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। 5 में ऐड हो जाएगा -4, इसको आप लिख सकते हैं 5 - 4 जो कि मजीद आपके पास सिंप्लीफाई होकर a की पावर 1 बन गया। यहाँ पे है a की पावर 5 - 1, b की पावर 4 प्लस ऐड हो गया -1 इसके साथ, c के साथ ऐड हो गया 2 + -1। ये रिजल्ट आपके पास आ गया a की पावर 4, b पावर 3, c पावर 2। अच्छा ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ पे अगर पावर आपके पास कोई नेगेटिव आ रही होती या जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंडाइसिस, ठीक है, तो आप अगर उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे सारे रिजल्ट पॉजिटिव पावर के साथ है, तो आपने डॉट का साइन सिंबल जो है वो खत्म करके इसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। ये डॉट हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए लगाया था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमारा एंड हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 की आपके पास देखिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है। एक बात फिर आपको बताती चलूँ कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद रीराइट फर्स्ट किया करें अगर आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं है। हमारे पास ये क्वेश्चन है 2ab² होल पावर 2 3abc² होल पावर -2 डिवाइड्स बाय ab होल पावर -4 bca होल पावर 5। सॉल्यूशन पे आते हैं रीराइट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ये होल पावर हमें ये बता रहा है कि ये 2 की पावर भी है, a की पावर भी है और b की पावर 2 एक पहले से है और एक पावर इसको और मिल गया है। अगर आपके पास एक पावर पहले से है, एक पावर इसके होल के साथ आपके पास होगी तो दो पावर्स होगी जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। 2 की पावर 2, a पावर 2, b की पावर 2 ये है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 एक और पावर मिली इसकी 3 पावर -2, a पावर -2, c पावर 2 और एक इसको -2 ये पावर होगी। डिवाइड्स में पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। ये हो जाएगा a पावर -4, b पावर -4, b पावर 5, c पावर 5 एंड a पावर 5, ठीक है। ओके नेक्स्ट 2 पावर 2 को आप लिख सकते हैं 4, ठीक है। a पावर 2 एज इट इज, b को 4 लिख दिया, b पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 पावर -2, a पावर -2, b पावर -2,
c पावर -4। अब जो डिनोमिनेटर वाले ना इसमें हमारी कोई ऐसी दो पावर नहीं थी जो मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट उठा के जो है डिवाइड के लिए जो है हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी 4, 3 पावर 2 -2 को हमने यहाँ साइड पे कर दिया। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स है ना आप उनको इकट्ठा कर लें। ठीक है, जिनकी बेस सेम है, a पावर 2 a -2 को इकट्ठा कर लें, b पावर -4 b पावर -2 को इकट्ठा कर लें। अच्छा, c की टर्म एक ही है उसको एक ही रहने दें। ठीक है, वो सिंगल टर्म है आपके पास। अब डिनोमिनेटर में यही करना है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, a पावर -4 और a पावर 5 इकट्ठा हो गया, b पावर -4 b पावर 5 ये हो गया और c पावर 5 यहाँ पे भी सिंगल है, वो सिंगल ही रहेगा, एज इट इज आ गया। ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई। लाइक टर्म्स वालों को सिंपलीफाई कर लेते हैं, बेस लेगा तो पावर्स ऐड होगी, 2 में ऐड हो गया -2, b की पावर 4 इसमें ऐड हो गया -2 और c पावर -4 एज इट इज। ठीक है बेटा जी, लाइक डिनोमिनेटर में आते हैं, a पावर -4 इसमें ऐड हो गया +5। ठीक है, b पावर -4 इसमें ऐड हो गया ये ऐड हो गया 5। ठीक है, c पावर 5 जितनी बेसिस हैं 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, उनकी बेस 1 हो जाती है, उन सब की पावर्स जो है ऐड हो जाती है अगर बेसिस सेम हो। 4 3 पावर -2 एज इट इज, 2 -2 इज 0, b पावर 4 -2 इज 2 और c पावर -4। बेटा आपको आराम से ठीक है एक एक टर्म को बिल्कुल तसल्ली से सॉल्व करना है कि देखिए कि c की पावर सिंगल थी वो आपको सिंगल टर्म की एज इट इज आपके पास आ गई। जो कैलकुलेशन हो रही है वो हम कैलकुलेशन करें, जो टर्म एज इट इज आ रही है वो हम एज इट इज उतार रहे हैं। a की पावर 1 b की पावर 1 c पावर आपके पास 5। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आपके पास नेक्स्ट स्टेप आपके पास है ये दोनों टर्म एज इट इज आ गई। मैथमेटिक्स में आपको ये रूल पता होना चाहिए, कोई भी ऐसी टर्म जिसकी बेस कुछ भी हो लेकिन पावर 0 तो वो पूरी टर्म हमारे पास इक्वल होती है 1 के, चाहे वो बेस कुछ भी हो लेकिन पावर 0 हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेस a थी लेकिन पावर 0 थी, टर्म होगी 1 के इक्वल, b स्क्वायर c पावर -4 यहाँ पे आ गया a डॉट b डॉट c पावर 5, जो कि हमने इसको देखिए हमने a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, हमने इसको सिंपल a और b लिखे। ठीक है, अगर हम नहीं लिखते तो हमें पता है इसकी पावर 1 ही है। इस सारी कंडीशन को पहले ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगर नेगेटिव आपके पास पावर आ रही है तो हम उसको फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। ये दोनों टर्म एज इट इज है। ये हम लोगों ने 1 को जो है 1 को स्किप किया क्योंकि 1 आपके पास 1 ऐसा डिजिट है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर वही रिजल्ट देता है हमें। ये टर्म आपके पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जो ऊपर गया a पावर -1 के साथ, b पावर -1 के साथ, c पावर -5 के साथ ऊपर गया और ऊपर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। हमने टर्म्स जो है ऐसे करके लिख ली। अब हमने जो है लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स की मुराद अगेन बता रही हूँ जिनकी बेस सेम है। आप देखिए a हमारा सिंगल है, ठीक है, a पावर -1, b की दो टर्म्स है उनको कंबाइन किया, c की दो टर्म्स है उनको कंबाइन किया, तो 4 डॉट 3 पावर -2 एज इट इज। ठीक है, आपके पास a पावर -1, ठीक है, इसके साथ कोई आपके पास टर्म नहीं है तो b में 2 में ऐड हो गया -1, c है -4 में ऐड हो गया -5। ठीक है बेटा जी, देखिए नेक्स्ट ये टर्म आपकी एज इट इज उतर रही है, a पावर -1 ये एज इट इज आ गया, b की पावर जो है सॉल्व होके 1 रिजल्ट आ गया और c पावर -4 माइनस प्लस माइनस माइनस c पावर -9। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना, देखिए जिनकी नेगेटिव पावर है वो हमारी इसकी पावर है, ये पावर है और ये पावर है, इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। हम लोग फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रही है, न्यूमरेटर से हम हमारा सिर्फ एक ही टर्म है न्यूमरेटर, तो हम 100% डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे ताकि हमारी पावर जो है पॉजिटिव हो जाए। ये आपके पास नीचे आके 3 पावर 2 हो गया, c a आपके पास नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव पावर के साथ हो गया, ऊपर नेगेटिव है c पावर 9, नीचे आके हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 4b डिवाइड्स बाय 9ac9। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। आंसर के साथ मस्ट लिखा करें रिक्वायर्ड आंसर ताकि पता चले कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है 2 पावर 3 6 पावर 5, ठीक है, 3 की पावर -3 एंड 4 पावर -2। बेटे यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं है, यहाँ पे डिजिट्स है और उनकी पावर्स है। इस तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आप देखें कि जिस डिजिट की पावर है, जो भी पावर है, वो नंबर आप उसको पावर फॉर्म में ला सकते हैं, लाइक के 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 3 is 6, 3 1 is 3, मींस हम 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। आप अल्फाबेट्स की जो एक्सप्लेनेशन फॉर्म होती है उसको आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करके करते हैं, लेकिन जब कोई डिजिट्स है आपके पास उनको आप एक्सप्लेनेशन करके फिर सॉल्व करते हैं तो पहले उस बेस की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन
मेरे पास होता 4 पावर 2, तो मैं लिख सकती थी कि 4 को मैं लिख सकती थी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नहीं भी करती तो मुझे पता है कि ये 2 पावर 2 लिखा जा सकता है इसको, और एक पावर उसकी जो पहले से मौजूद है उसको इग्नोर नहीं करना आपने। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 5 डिवाइड्स बाय 3 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर माइनस 4। ये हमारे पास बेसिस देख लें कि क्या है हमारे पास। रीराइट क्वेश्चन सॉल्यूशन 2 पावर 3 6 पावर 5 3 पावर माइनस 3 4 पावर माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया। आप इक्वल का साइन आप यहाँ लिख पाएंगे। अब देखिए 2 पावर 3 है, ये आपके पास प्राइम फैक्टर नहीं है, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसको एज इट इज रहने दें। 6 को जैसे देखिए मैंने आपको बताया था 2 3 जा 6 3 1 जा 3। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके मजीद लिख सकते हैं कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 इज होल पावर इज 5। अच्छा, ये देखिए 3 पावर माइनस 3 ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी मजीद प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल इज माइनस 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 पावर 3, अब ये 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है। ठीक है, 3 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई एक पावर आपके पास ये है, एक पावर बाहर है, तो 2 की पावर क्या होगी बेटा जी माइनस 8। ठीक है, अब आप इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ऊपर वाले को अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे, नीचे वाले को अलग करेंगे, फाइनली फिर आप इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर आप इकट्ठा जो है 2 पावर 3 2 पावर 5 3 पावर 5, अब ये अगर हम ऊपर शब्द करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर प्लस 3 और 2 की पावर जो होगी प्लस 8। ठीक है, 2 और 3 को आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास कि नहीं, आपके पास ये दो ऐसे आपके पास 2 को आप यहाँ लिखिए कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करने जा रहे हैं। ये 2 पावर 3 2 पावर 5 2 पावर 8। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 2 5 और 2 8 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 थे और 5 की 5 हमने लिखी है। इनकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 8 डॉट 3 पावर 5 प्लस 3 3 बन जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5 इज 8 8 प्लस 8 इज 16 और 3 पावर 8। ठीक है, ये हमारा डिवाइड आंसर है। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 पावर 16 और 3 की पावर 8 को आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पावर 16 को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, उसके बाद आप 3 की पावर 8 को सिंप्लीफाई करें, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन फाइनल रिजल्ट इज 65536 मल्टीप्लाई बाय 6561। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 42998169 रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा जी, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 एंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है आप ये खुद अपने बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है कि 2 पावर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह आप खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 पावर 5 9 पावर माइनस 1 27 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर माइनस 3। 2 पावर 5 को आप मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉल्व फॉर्म में है। 9 की पावर माइनस 1 आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 27 की पावर माइनस 3 आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल में आपके पास 3 है। ये आपको मैं जो है क्वेश्चन नंबर 16 की हिंट्स बता रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे 9 पावर माइनस 1 है उसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल माइनस 1 जो कि रिजल्ट आ जाएगा 3 की पावर माइनस 2। जहाँ पे आपके पास है 27 पावर माइनस 3 वहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 होल पावर माइनस 3 और 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। ठीक है, जहाँ पे 8 पावर माइनस 3 है वहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 पावर 3 होल पावर इज माइनस 3। ठीक है, ये आप चेंजिंग करेंगे फिर लाइक टर्म्स को आप इकट्ठा कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर को देखें। बेटा जी आपने पॉजिटिव इंडाइसिस का मतलब है कि आपने आंसर को नेगेटिव पावर के साथ नहीं देना। अगर आ रहा है तो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ रहा है तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, और अगर आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें। न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है तो आप उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। पॉजिटिव आंसर ही देना है, पॉजिटिव पावर के साथ आंसर देना। आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडाइसिस। क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है आपको हिंट्स बता दिए, वो आपने खुद रफ रजिस्टर से पहले सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर दैट आप लोगों ने उसको जो है नीट रजिस्टर पे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है 2 पावर माइनस 3 a पावर 4 b होल पावर इज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर माइनस 2 b पावर माइनस 5। ठीक है, ये कंडीशन है
क्या करना है क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 इज 2 पावर -3 a पावर 4 b होल पावर इज -1 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -2 b पावर -5 ओके बेटा जी क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन रीराइट क्वेश्चन 2 पावर -3 a पावर 4 b होल पावर इज -1 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -2 b पावर -5 ठीक है क्लोजिंग है आपके पास इसको सिंपलीफाई करते हैं ठीक है 2 पावर -3 एज इट इज a पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास देखिए बेटा जी 2 पावर -3 है और बाहर इसकी पावर को हम इसी स्टेप में सिंपलीफाई करते हैं -1 a पावर 4 है बाहर वाली टर्म -1 b पावर अंदर आपके पास 1 है और बाहर आपके पास है -1 ठीक है इसका मतलब इसको a की पावर मिलेगी या आप इसको लिख सकते हैं एक और 1 है और दूसरी आ गई -1 4 पावर -2 एज इट इज b पावर -5 एज इट इज तो ये हो जाएगा 2 की पावर +3 a की पावर 4 -1 इज -4 b पावर इज -1 अच्छा बेटा अगर आप इसको 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 में चेंज कर लेते हैं 2 पावर 2 आपके पास आ जाएगा होल -2 b पावर -5 ठीक है 2 पावर 3 आपके पास एज इट इज a पावर -4 एज इट इज b पावर -1 एज इट इज 2 पावर -4 होगी b पावर आपके पास -5 आप यहाँ कंबाइनिंग लाइक टर्म मींस पावर्स बेसिस सेम वाले को इकट्ठा कर लेते हैं कंबाइनिंग लाइक टर्म्स आपके पास होगी 2 पावर 3 2 पावर -4 a पावर 4 ठीक है एक आपके पास एक टर्म से b के आपके पास 2 है इनको कंबाइन कर लेते हैं b पावर -1 b पावर -5 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस -4 और a की पावर 4 एज इट इज b की पावर -1 में ऐड हो जाएगा -5 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 -4 a पावर 4 एज इट इज b पावर -1 -5 2 पावर -1 a पावर 4 b पावर -6 अब आप देखिए नेगेटिव पावर के साथ दो टर्म है हमारी एक 2 की पावर -1 और एक b की पावर -6 के साथ ठीक है इन दोनों को आप डिनोमिनेटर में ले आते हैं ठीक है तो बल्कि हमारे पास जो एक पावर भी नेगेटिव थी हमारे पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है सारी नेगेटिव के साथ है तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं ना 1 रहेगा 2 पावर 1 a पावर 4 b पावर 6 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ठीक है बेटा जी आप लोगों का जो है 9th मे का जो लेक्चर था सेकंड डे का वो कंप्लीट हुआ ठीक है इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप सबको कॉल करेंगे।